सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वो यह कि क्या विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। इस विषय पर मैं पहले बात करूंगा और इसके बाद अगर वक्त बचा तो डेफिनेटली मैं एक और टॉपिक उठाऊंगा। ये खबर अभी की खबर है, लेकिन अखबारों में इसे बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली क्योंकि इस चुनावी माहौल में डेफिनेटली जो चुनाव प्रचार से संबंधित जो वक्तव्य आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप और प्रचार करने के लिए जो बातें की जा रही है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे अखबार और मीडिया भरे पड़े हैं। और फिर अखबार कोई हमारे और आपके लिए तो नहीं छपता है जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अखबारों में इसे थोड़ी सी जगह मिल गई थी। समस्या ये थी कि चुनाव आयोग के सामने, और याद रखिए कि अगर मैं चुनाव आयोग के सामने कह रहा हूं तो वो कौन सा चुनाव आयोग है। आप जानते हैं दो तरह के चुनाव आयोग होते हैं। एक तो केंद्रीय चुनाव आयोग है जिसे निर्वाचन आयोग आप कहेंगे, और दूसरा राज्यों के भी निर्वाचन आयोग होते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव की, तो लोकसभा के चुनाव को कंडक्ट करने का अधिकार दायित्व किसको दिया गया है संविधान के द्वारा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग को। तो जब मैं आयोग कहूंगा तो सीधी सी बात है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में मैं कह रहा हूं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सामने एक मामला आया। कांग्रेस के एक लीडर ने ये आरोप लगाया बीजेपी के एक लीडर के ऊपर कि वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, बीजेपी के लीडर हैं, वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बात इतनी नहीं थी। बात ये थी कि जो चुनाव प्रचार कर रहे थे वे बकायदे मध्य प्रदेश के विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? अब आप देखिए कि यहीं पर पेच है, और सिविल सर्विस परीक्षा की जब आप तैयारी करेंगे ना, तो आपको इसी पेच को समझना पड़ेगा। अखबार में तो बातें बहुत सीधे तरीके से कह दी जाएंगी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो फैसला दे दिया वो फैसला बता दिया जाएगा, लेकिन पेच को समझाने की जो जिम्मेदारी है वो मुझे लगता है कि हम जैसों की है। या यदि आप अपनी तरफ से खुद तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लगाइए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी क्या कहा कि कांग्रेस के लीडर ने जिन पर आरोप लगाया है वो बीजेपी के लीडर हैं। तो भाई बीजेपी के अगर वो नेता हैं तो वे भी चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और भी तो बहुत से लीडर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। तो इन्हीं के लिए आरोप क्यों लगाया गया? आरोप इसलिए लगाया गया कि यदि आपने इस विषय पर तैयारी कर रखी हो, यानी कि संविधान के बारे में आपने पढ़ रखा हो, तो आप पढ़ते हैं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, यहां तक कि लोकसभा के भी जो अध्यक्ष होते हैं, वो पहले तो एमएलए और एमपी ही होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना तो उनका जरूरी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होना जरूरी है, तभी वो स्पीकर बन सकेंगे। और स्पीकर बनने के बाद लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि वो चुन करके तो किसी पार्टी से ही आए हैं। अब उन्हें विधानसभा का संचालन करना है, उन्हें लोकसभा का संचालन करना है, तो सीधी सी बात है कि वो तो एम्पायर बन गए हैं। तो एम्पायर भी किसी देश का तो होगा ही, और यहाँ जो एम्पायर है वो किस देश का है? उसी देश का है जिसकी सरकार है। तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि अब वे तटस्थता पूर्वक सभा का संचालन करेंगे। अब ये बात अलग है कि वो इस अपेक्षा को कितना पूरा करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्षों ने जो निर्णय लिए हैं, उनकी जो कार्य प्रणालियां रही हैं, उनके मामले भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही कड़ी टिप्पणियां करनी पड़ी हैं। वो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आई? यहाँ प्रॉब्लम ये आई चूंकि जो चुनाव प्रचार करने वाले थे वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, इसलिए ये कहा गया कि ये चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर हो। तो बात तो गलत नहीं थी। जो वहां मामला ले जाया गया वो अपने आप में वजन तो रखता है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बकायदे इसकी सुनवाई की। अब आप देखिए कि सुनवाई करने के बाद वो क्या फैसला देता है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मैं जितनी भी ये बातें कहूंगा कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो आप मान करके चलिए कि मैं 2025 की बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि 2024 में तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत, लगभग प्रश्न पत्र तैयार हो चुके होंगे, होने की प्रक्रिया में होंगे, तो शायद ही इस तरह के करंट्स को उसमें शामिल किया जाए। तो आयोग ने सीधे सीधे एक बात कही। उसने कहा कि भाई जो स्पीकर है वो भी सदन का एक निर्वाचित सदस्य होता है। निर्वाचित सदस्य होता है मतलब ठीक है, वो स्पीकर है, तो स्पीकर तो सदन ने निर्वाचित किया है ना, पब्लिक ने तो निर्वाचित नहीं किया है। नंबर 1, सदन ने उसको स्पीकर बनाया है और पब्लिक ने उसे सदन का सदस्य बनाया है। विधानसभा की हम बात करेंगे तो विधानसभा का सदस्य बनाया है।
तो सीधी सी बात है कि विधानसभा के सदस्य के रूप में वो प्रचार कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आचार संहिता है, आचार संहिता का उन्हें पालन करना पड़ेगा और उनके लिए भी वही आचार संहिता लागू होगी जो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर लागू होती है। राइट। अब यहां फिर से एक पेच है। देखिए, लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं, अभी जो हमारे स्पीकर थे कह लीजिए भंग होने से पहले, वे बकायदे चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक क्षेत्र से बकायदे वो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा अंतर आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में या कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इन बारीकियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। और पॉलिटिकल साइंस से मैं समझता हूं कि 100 में से 12, 13, 14 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। सबसे कठिन जो क्वेश्चन होते हैं आपको उलझाने वाले साथ पॉलिटिकल साइंस से ही होते हैं, या यूं कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही होते हैं। तो हमें यहां ध्यान ये रखना होगा, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो तो बकायदे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई निर्वाचन आयोग नहीं गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यहां जो उत्तर होगा, देखिए, वो ये होगा, अब तो लोकसभा एग्जिस्ट ही नहीं करती, भंग हो गई है ना। लोकसभा उस रूप में एग्जिस्ट नहीं करती कि निर्वाचित लोकसभा हो हमारे पास, नहीं, वो भंग कर दी गई है, तभी तो चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो तो एग्जिस्ट कर रही है ना। राज्य की विधानसभाएं भंग नहीं हुई हैं। अगर राज्य की विधानसभाएं भंग हो गई होती तो राज्य की विधानसभाओं के भी चुनाव हो रहे होते, तो वो तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ही निर्वाचन आयोग के सामने ये मामला ले जाया गया, ये मानते हुए कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं, यहां तो एक ही विधानसभा का मामला था, क्योंकि राज्य की विधानसभाएं एग्जिस्ट कर रही हैं, स्पीकर का पद भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्पीकर को चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्हें अपनी जो दलगत तटस्थता है उसे बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग का फैसला है और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि निर्वाचन से संबंधित जो भी इस तरह के ग्रीवेंसेस होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उनका फैसला करने का, उन पर निर्णय देने का जो पूरा का पूरा अधिकार होता है वो निर्वाचन आयोग को ही होता है। इस मायने में उसके पास न्यायिक शक्तियां मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो जानी चाहिए। देखिए, मामला तो बहुत छोटा सा था, मैं 2 लाइन में कह के निपटा सकता था बात, लेकिन उससे जो इसमें जो पेच है, जो उलझाने वाले जो तत्व हो सकते हैं, अगर इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो शायद उन्हें पकड़ने में आपको दिक्कत होती। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और इसके साथ ही ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यदि आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो आपको चाहिए कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उस चैप्टर को आप एक बार खोल करके देखें और रिवाइज कर लें, एक बार पढ़ लें, क्योंकि यदि आप उसे एक बार पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक पर आपकी और अच्छी पकड़ हो जाएगी। इसी संदर्भ में मैं तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज करंट अफेयर्स से संबंधित जिन घटनाओं की भी आपसे चर्चा की जाती है, यदि आपके लिए संभव हो सके तो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबके पास उतना समय नहीं होता है, यदि आपके लिए संभव हो सके तो आपको चाहिए कि करंट अफेयर से संबंधित उस टॉपिक को आप एक बार पढ़ लें। डिटेल में मत पढ़िए, एक सरसरी निगाह ही सही, सरसरी निगाह आप मार लें। इससे क्या होगा कि उस टॉपिक से संबंधित जो बातें होंगी, या कह लीजिए कि जो इमेजेस होंगी, जो पेच होंगे, उन पेचों को आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे, पकड़ सकेंगे, और वो पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि जो सिविल सर्विस परीक्षा है वो इसी तरह के आपकी प्रिपरेशन की मांग करता है। अगर आप बहुत स्ट्रेट तरीके से सोचेंगे कि आप तैयारी कर लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, बात बन जाएगी, तो मेरी समझ से बात नहीं बनेगी। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, जो बड़े प्यारे चैलेंजेस हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सही चैलेंजेस भी हैं, बहुत ही ठोस चैलेंजेस हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर एंटर होने जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अतिरिक्त एफर्ट तो करना पड़ेगा। तो वो अतिरिक्त एफर्ट करंट अफेयर से संबंधित क्या हो सकता है, इसी के बारे में मैंने अभी आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि यह टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का यह फैसला है, और इससे पहले कभी भी निर्वाचन आयोग के इस मामले को लेकर के किसी भी इस तरह के फैसले की जानकारी आई हो, मतलब मुझे ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही, और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।